हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड नहीं किए हैं क्या वह एडमिशन्स ले सकते हैं कि नहीं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बात कि इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है 2025 में बिहार एमटेक एडमिशन से रिलेटेड। क्या इसमें एग्जामिनेशंस भी लिया जाता है एमटेक कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, या विथाउट एग्जामिनेशन ही आपको एडमिशन्स ले लिया जाता है, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका काउंसलिंग फ़ी कितना लगने वाली है, एडमिशन्स फ़ी कितना लगने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या बिहार के स्टूडेंट ही सिर्फ एमटेक कर सकते हैं, सारा डाउट आपको क्लियर होगा इस वीडियो में। फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार का एकमात्र यही चैनल है आपका, जब से बिहार में एमटेक का एडमिशन चालू हुआ है तब से यह चैनल जो है आपका इजी बैंकर्स आपको फॉलो कर रहा है बिहार एमटेक एडमिशन्स का। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद आपको कोई डाउट होता है तब आप कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि इसका जो है आपका शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। ठीक है, सारा डाउट हम क्लियर आपको कर देंगे कि जो पहला है आपका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, आपके पास जो होना चाहिए वह बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप जिस स्ट्रीम से आप एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बीटेक आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपके पास 50% मार्क के साथ आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और जो 45% मार्क्स वह कैंडिडेट के लिए है जो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, और जो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आयु सीमा की बात है कि इसमें जो आपको बिहार में जो एमटेक में एडमिशन्स होता है उसके जो आपका अगर आपको एडमिशन्स करना एमटेक करना है तो इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आपका एज कितना भी हो आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार से एमटेक करना चाहते हैं तो ये इसके बाद आप यहाँ पे समझ गया कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स, अगर आप अनरिजर्व है तो, अगर रिजर्व है तो आपके पास क्या होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इसमें जो आपका चयन की प्रक्रिया है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शंस होती है ये आपका 2 फेज में कराई जाती है। ठीक है, नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया 2 फेज में काउंसलिंग के आधार पर कराई जाती है। पहला आपका डाउट क्लियर करते हैं, बिहार में एमटेक में एडमिशन्स के लिए आपको कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका 2 फेज में काउंसलिंग के आधार पर आपका एडमिशन्स होता है। ठीक है, तो पहला फेज में क्या होता है कि पहले फेज में काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी गेट क्वालिफाइड है और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत के साथ वांछित विषयों में बी या बीटेक उत्तीर्ण कर लिया है, उनकी वैलिड गेट स्कोर के अनुसार कोटिवार मेधा सूची बनाई जाएगी और इसी मेधा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहने का मतलब कि जो पहला काउंसलिंग जो होता है आपका मतलब 2 फेज में हुआ, तो फर्स्ट फेज में जो होता है कि जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड रहते हैं, ठीक है, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं गेट के नंबर के बेसिस पे तो सबसे पहला काउंसलिंग जो है आपका गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स का होगा। ठीक है, जो गेट क्वालिफाइड रहेंगे उनका फेज 1 में काउंसलिंग होता है। अगर उनके काउंसलिंग होने के बाद अब सेकेंड काउंसलिंग के बारे में समझिए कि अगर वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के चयन के बाद कुछ सीटें खाली रिक्त रह जाती है तब वांछित विषयों में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक लक्षित कर दूसरे फेज में चयन हेतु
मेधा सूची तैयार की जाएगी। कोटिवार ऐसे मेधा सूची से ही एलिजिबल अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग आपको समझा देते हैं, पहले जो गेट क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, इनका काउंसलिंग पहले करवाया जाएगा। इनका काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट वैकेंट बचती है तब जो विथआउट गेट वाले स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट बीटेक पे जो है आपका काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो गेट क्वालिफाइड है सो और जो विथआउट गेट है सो, दोनों को बिहार में एमटेक एडमिशंस आपको डायरेक्ट होता है। कहने का मतलब कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, जो गेट क्वालिफाइड है उनके लिए भी और जो विथआउट गेट एडमिशंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, दोनों स्टूडेंट बिहार से एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात हम क्लियर कर दें आपको कि जो गेट क्वालिफाइड वाले के एडमिशंस होने के बाद, ठीक है, कि जो यह बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम तो गेट क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो क्या मेरा एडमिशंस होने की संभावना हुआ कि नहीं। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, जो विथआउट गेट वाले हैं उनके लिए गेट क्वालिफाइड के एडमिशंस के बाद अप्रॉक्स 60 से 70% सीट आपका वैकेंट बचता है विथआउट गेट वाले के लिए। कहने का मतलब जो गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट होते हैं वह मुश्किल से 25% तक ही सीट भर पाते हैं, उसका सारा सीट आपका खाली बच जाता है। वह सीट जो है आपको विथआउट गेट वाले जो फॉर्म फिलअप करते हैं वह एडमिशंस लेते हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो विथआउट गेट वाले के लिए ही मैक्सिमम सीट आपका बिहार में एडमिशंस स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बतलाए जो यहाँ पे मेंशन है आपका, ठीक है, कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो भी अपना आवेदन बीटेक के प्राप्तांक के आधार पर ही करें। पहले ही हम आपको बतला देते हैं कि अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है, तो जिस समय आपका फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपको गेट का स्कोर नहीं देना है, आपको डायरेक्ट जो है आपका बीटेक के आधार पर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका गेट में क्वालिफाइड नहीं है, आपको गेट में 10 नंबर है तो आप गेट के थ्रू ही फॉर्म फिलअप कर दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका गेट क्वालिफाइड हो तो गेट के बेसिस पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप बीटेक के आधार पर फॉर्म फिलअप करेंगे। आपको दोनों में अच्छा खासा सीट मिलती है। इनके लिए 25% हम पहले बता चुके हैं और बीटेक वाले को जो है 60 से 70% सीट खाली रह जाता है गेट के बाद, तो सारे जो है विथआउट गेट वाले एडमिशंस लेते हैं, ठीक है। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बिहार में, कोई भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि आपका काउंसलिंग फीस से रिलेटेड कि जो आपका काउंसलिंग जो है आपका इसके लिए कितना फीस लिया जाता है, ठीक है। तो बिहार में अगर आपको एमटेक में एडमिशंस लेना है तो उसके लिए जो आपका फॉर्म जारी होता है, फॉर्म जो फिलअप करते हैं उसके लिए आपको 2200 रुपया निर्धारित है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको 2200 रुपया लगेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह फी आपको रिफंड नहीं किया जाता है, आपका रिफंडेबल नहीं है। आपको एडमिशंस हो या नहीं हो इससे जो है आपको विभाग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं या नहीं करते हैं फिर भी आपको यह फी रिफंड नहीं होगा। तो जितने भी कैटेगरी है इसमें कोई भी आपका रिजर्वेशन नहीं होता है कि जो आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम पैसा लगेगा, ऐसा बात नहीं है। सारे कैटेगरी के लिए, जितने भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सारे कैटेगरी के लिए आपका सेम काउंसलिंग फी रखा गया है, वो आपका 2200 रुपया लगने वाली है, ठीक है। 2200 रुपया आपका काउंसलिंग फी लगेगी जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपका नामांकन हो जाता है, मतलब अगर आपका सिलेक्शंस हो जाता है बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो आपको जो है नामांकन शुल्क जो है आपका प्रति वर्ष 22,230 रुपया लगने वाली है। कितना लगेगा आपका 22,230 रुपया आपका नामांकन चार्ज लगेगा, जो आपका प्रति वर्ष मतलब 2 वर्ष का कोर्स है आपका, तो 2 साल आपको लगेगा 22,230 रुपया प्रत्येक 1 साल में। फिर नेक्स्ट ईयर में भी आपका 22,230 रुपया लिया जाएगा, ठीक है, नामांकन शुल्क। तो यहाँ पे नामांकन शुल्क भी आप देख लिए कि इसके लिए आपका नामांकन शुल्क क्या है। और इसके बाद हम आपको बतलाते हैं आवासीय अर्हता कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनके माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं वह स्टूडेंट एडमिशंस ले सकते हैं।
जिनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी है वह भी एडमिशन्स ले सकते हैं, या जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन वह बिहार सरकार के कर्मचारी है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपका मॉम या फादर बिहार में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वह भी जो है इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। या जिनके माता पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी है जिनका श्रम विभाजन के अभी नहीं हुआ है, जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरण है, वह भी जो इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है। या जिनके माता पिता राष्ट्र संघ के कर्मचारी है और तत्काल बिहार में पदस्थापित है वह भी एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है। ये आपका आवासीय अर्हता है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस बिहार में एमटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट बचा हुआ है एमटेक एडमिशन्स 2025 से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।